नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम और एक एग्रोकेमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है धानुका एग्रो। तो ये वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है उसके बारे में देखेंगे कि ये जो बिजनेस है वो उन्होंने कैसे शुरू किया था, इनका जो बिजनेस है वो बाकी एग्रोकेमिकल्स कंपनीज के रिलेटेड में या कंपेरिजन में कैसे अलग है, इसके बारे में देखेंगे। आगे जाके कंपनी का फ्यूचर का क्या प्लान है, वो कितने कैपेक्स करने वाले हैं आगे जाके, क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन का स्ट्रैटेजी है उनका, ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने वैल्यू एजुकेटर चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफी एग्रोकेमिकल्स जो स्टॉक है अलग अलग, इनके बारे में काफी डिटेल में चैनल में कवर किया है। लगभग हमने 8 से 10 अलग अलग एग्रोकेमिकल के जो स्टॉक्स है इनके बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा अलग अलग केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंसेलरी, बैंकिंग, ऐसे डाइवर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है इनके बारे में ये चैनल पे हम काफी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। एंड हमारा जो फोकस होता है वो मोस्टली स्मॉल एंड माइक्रो साइज की जो कंपनीज है और कुछ जो मिड कैप्स है वो भी हम कवर करते हैं। जनरली ये चैनल में हम लार्ज कैप्स को कवर नहीं करते हैं बिकॉज लार्ज कैप जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड होते हैं। और मोटो इज टू फाइंड आउट द नीश इंडस्ट्रीज, नीश कंपनीज विच आर नॉट मच डिस्कस इन द मार्केट। तो पहले तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं एग्रोकेमिकल एज ए इंडस्ट्री का। अलग अलग जो प्लेयर है या अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर है या अलग अलग कंपनी जो है उन्होंने उनको कैसे डिफरेंशिएट किया है, क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स या क्या क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी है उनका, एक क्विकली हम एक गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट इन डिटेल अबाउट द धानुका एग्रोटेक। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद द पीआई इंडस्ट्रीज। तो पीआई इंडस्ट्रीज का यदि आप देखोगे तो वो कस्टम सिंथेसिस, ये जो बेसिकली जो इनोवेटर्स होते हैं उनके लिए वो आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इसीलिए उनके जो रेवेन्यूज है या जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये जो करंटली इवन खराब टाइम चल रहा है एग्रोकेमिकल एज ए इंडस्ट्री में, बट उनके जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं आप देखोगे तो अफेक्ट हुआ है। इसके बाद में पंजाब केमिकल्स जो है वो मोस्टली टेक्निकल्स आप देखोगे तो उस पर उनका फोकस है। ये कंपनी कोई भी फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, पहले वो करते थे बट उसमें कुछ इशू हुए, फिर उन्होंने वो जो सारी कंपनीज है उनको सेल ऑफ कर दिया। उसके रिलेटेड हमने अलग वीडियो क्रिएट किया जो आप देख सकते हो। पंजाब केमिकल का सेपरेट वीडियो है, उसके बाद में पीआई इंडस्ट्री का एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है। देन मेघमनी ऑर्गेनिक्स में आप देखोगे तो ये कंपनी के जो दो बेसिक डिविजन है, एक हो जाता है उनका पिगमेंट का डिवीजन और दूसरा एग्रोकेमिकल का डिवीजन है, उसमें वो फॉर्मुलेशंस एंड टेक्निकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा हमने काफी अलग अलग कंपनीज को ये चैनल पे कवर किया है, एक क्विकली ओवरव्यू देख लेंगे। मेघमनी ऑर्गेनिक्स का भी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है। आदित्य, इसके अलावा हमने लगभग आई थिंक भारत केमिकल्स को स्टडी किया है या इवन वी हैव कवर्ड अनुपम रसायन। तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अलग अलग कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या है बेस्ड ऑन उनका प्रेजेंस कहाँ पर है, टेक्निकल्स, फॉर्मुलेशंस या जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। सो फॉर द एग्रोकेमिकल्स, भारत रसायन और अनुपम रसायन दोनों इंटरमीडिएट्स और टेक्निकल्स पे काम करते हैं। इनका फॉर्मुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है। तो भारत रसायन एंड अनुपम रसायन दोनों क्रैम्स बिजनेस में, बट इनका क्रैम्स बिजनेस में द मेजर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम जेनरिक मॉलिक्यूल्स। वाइल पीआई की बात करें तो पीआई का मेजर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स। पीआई एंड एसआरएफ दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। और जो जेनरिक कैटेगरी में आते हैं भारत रसायन एंड अनुपम रसायन के अलावा एस्टेक लाइफ साइंसेस है और पंजाब केमिकल्स है जो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो धानुका के अलावा एक धर्माज क्रॉप गार्ड है विच इज अगेन प्योर प्ले फॉर्मुलेशंस प्लेयर जस्ट लाइक धानुका। तो वो हम बात कर लेंगे अभी इसके बारे में। तो धानुका एंड धर्माज दोनों प्योर प्ले फॉर्मुलेशन प्लेयर्स हैं एंड ये लोग अभी अभी टेक्निकल्स में आने वाले, जबकि जो बाकी प्लेयर्स है उनका थोड़ा बहुत टेक्निकल्स में प्रेजेंस है। तो ये जो नए प्लेयर्स टेक्निकल्स में आ रहे तो इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, दैट नीड्स टू बी सीन। राइट। तो एक बार देख लेते कि कौन कौन से जो अलग अलग कंपनीज को हमने एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कवर किया है। वी स्टार्टेड विद पीआई, देन एस्टेक लाइफ साइंस है, देन इसके बाद में मेघमनी ऑर्गेनिक्स को हमने कवर किया है, भारत रसायन को कवर किया है, अनुपम रसायन को कवर किया है। नाउ वी विल बी कवरिंग धानुका एग्री। इसके अलावा वी हैव आल्सो कवर्ड पंजाब केमिकल्स या इंडिया पेस्टिसाइड्स को भी हमने कवर किया है। तो काफी मुझे लगता है कि 2-3 ही कंपनी अभी बची है, दैट आल्सो विल बी कवरिंग गोइंग अहेड। एक एमको पेस्टिसाइड्स को अब तक कवर करना बाकी है, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट कंपनी बट एक वीडियो अब तक क्रिएट नहीं किया है। एक शारदा क्रॉप साइंसेस को हमने कवर करना अब तक हमारा यूट्यूब पे बचा है। इसके अलावा आई थिंक NaCl एंड जो सुमिटोमो है दैट इज रिमेनिंग। एंड इफ यू वांट दैट वीडियो, आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा ये कंपनीज का, तो let me know in a comment section. Definitely going ahead we'll be covering that companies. So I think Aditya, more or less we have covered in depth about most of the agrochemical companies and
हमारा अंडरस्टैंडिंग भी अभी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है फ्रॉम द डे वी हैव स्टार्टेड कवरिंग दिस सेक्टर. तो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द धानुका एग्री का क्या बेसिकली बिजनेस मॉडल है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कैसे ग्रोथ किया. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में हम नंबर्स के साथ बात करेंगे जब हम उनके फाइनेंशियल्स देखेंगे या क्या डिसीजंस मैनेजमेंट्स ने लिए हैं. इवन ये क्वार्टर में जब भी मोस्ट ऑफ द आप देखो तो एग्रोकेमिकल सेक्टर इज गोइंग थ्रू अ पेन, इनके रिजल्ट्स ठीक थे. मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही खराब थे. कोई कंपनीज में या प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने विच आर एक्चुअली इनटू जेनरिक सेगमेंट, उन्होंने तो लॉस पोस्ट किया था क्वार्टर 1 24 में. तो उसके कंपैरिजन में उनके जो रिजल्ट्स है या जो उन्होंने फाइनेंशियल पोस्ट किए थे, आई डोंट थिंक दे वर वेरी बैड फाइनेंशियल. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी का इंट्रोडक्शन एंड लेट्स डीप डाइव इनटू धानुका का क्या बिजनेस मॉडल है. ओके, सो धानुका मैंने जैसा आपको पहले बताया था, इट इज इनटू प्योर प्ले फॉर्मुलेशंस. तो ये जो फॉर्मुलेशंस है दे आर इनटू ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस और ये लोग डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचते हैं. तो ये ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में दे आर इनटू बेसिकली 4 कैटेगरीज: इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो हर एक कैटेगरी में उनके कुछ की प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में हम बात करते हैं अभी. तो इंसेक्टिसाइड्स में देयर की प्रोडक्ट्स आर मोर्टर, मार्कर, ओमाइट एंड लार्गो. हर्बिसाइड में देयर की प्रोडक्ट्स आर टारगा सुपर, सकूरा एंड सेम्प्रा. जो फंजीसाइड्स में उसमें कोनिका, कर्सर, लस्टर. और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है उसमें मैक्सील, धनवर्षा एंड धनजाइन गुड. तो सिंस द कंपनी इज मोस्टली इनटू डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस, तो मोस्टली रीजनल बिजनेस है, तो उनका प्रोडक्ट मिक्स और रीजन वाइज मिक्स देख लेते हैं अभी. तो ये चार्ट में आप उनका प्रोडक्ट मिक्स और रीजन वाइज मिक्स देख सकते हो. तो प्रोडक्ट मिक्स का अगर आप चार्ट देखते हो तो मोस्टली रेवेन्यूज इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स से कंट्रीब्यूट हुए ओवर टाइम. और रीजन वाइज मिक्स आप अगर देखते हो तो नॉर्थ और वेस्ट ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए ओवर टाइम. तो अब आते हैं उनके एग्रोकेमिकल वैल्यू चेन में प्रेजेंस के बारे में. तो एग्रोकेमिकल वैल्यू चेन में अभी तो वो लोग सिर्फ फॉर्मुलेशंस में Right. तो दहेज में वो लोग एक प्लांट लेके आ रहे हैं फॉर टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स. तो जब वो पूरी तरह कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देगा तो इंटरमीडिएट्स और टेक्निकल्स में भी इनका प्रेजेंस आ जाएगा. तो एक सिर्फ वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड आदित्य. जो फॉर्मुलेशंस कंपनी यदि आप जनरली देखोगे, जैसे कि बेस्ट एग्रो इज आल्सो फॉर्मुलेशन, शायद बेस्ट एग्रो को हमने पहले लिस्ट में काउंट नहीं किया, बट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट कंपनी. तो प्रॉब्ली 9 या 10 कंपनी हमने अब तक कवर किया है. तो फॉर्मुलेशन जो कंपनी होती है, फॉर्मुलेशन को बनाना इज सुपर इजी कंपेयर टू टेक्निकल्स या इंटरमीडिएट्स को मैन्युफैक्चर करना. फॉर्मुलेशन में जनरली लोग क्या करते हैं कि चाइना से सस्ते रेट्स पे जो टेक्निकल्स और इंटरमीडिएट्स है उनको लेके आते हैं एंड देन दे जस्ट मिक्स दोज इंटरमीडिएट्स एंड टेक्निकल्स इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बेस्ड ऑन जो उनको फाइनल रिजल्ट चाहिए. सो मैन्युफैक्चरिंग आई डोंट थिंक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन इज क्रिएटिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. क्योंकि फॉर्मुलेशन सपोज आप B2C कर रहे हो, इंडिया में मोस्ट ऑफ द कंपनीज वही करती है, कुछ कंपनीज B2B भी करती है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. तो कस्टमर को एक ब्रांड चाहिए रहता है, तो वो ब्रांड एस्टेब्लिश करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करना, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड ये जो पार्ट है मैंने ऑलरेडी कवर किया था एक वीडियो में, एक एग्रोकेमिकल का ही कोई वीडियो था जिसमें हमने कवर किया था कि FMCG कंपनीज एंड एग्रोकेमिकल कंपनीज हैव सम सिमिलरिटीज, बट एग्रोकेमिकल कंपनीज को आप देखोगे तो वैल्यूएशंस नहीं मिलते. आप धानुका का भी पी देखोगे तो लगभग 15-17 पी पे स्टॉक ट्रेड करता है. इसके कुछ रीजंस है, आप वो वीडियो में भी जाके देख सकते हो, अदरवाइज आई विल कम टू दैट पॉइंट अगेन. बट इसके कंपैरिजन में जो ब्रांडेड अलग अलग कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ FMCG सेक्टर, तो उनको लगभग 50, 60, 70 टाइम्स जो है वो पी मिलता है. इसका रीजंस क्या है? यदि आपने वो वीडियो देखा है तो लेट मी नो योर आंसर्स इन अ लाइव चैट, या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्या डिफरेंस है FMCG सेक्टर के प्लेयर्स को वर्सेस एग्रोकेमिकल सेक्टर के प्लेयर्स में. इतना पी या वैल्यूएशंस का डिफरेंस क्यों है, इवन दो दोनों जो सेक्टर्स है या जो दोनों कंपनीज है वो ब्रांडेड में ही आती है. एक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन आ जाता है और दूसरा आप देखो ब्रांडेड FMCG प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं. सो उसके बाद तो ये पॉइंट में हम आगे जाके ये वीडियो में आएंगे. तब तक यदि आपको इसका आंसर पता है तो लेट मी नो इन चैट और कमेंट सेक्शन. सो लेट्स गो अहेड आदित्य, डिस्कसिंग अबाउट द धानुका का क्या बिजनेस है. तो फॉर्मुलेशंस की बात हो गई, तो कहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं. तो राइट नाउ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर एट सानंद इन गुजरात, केशवाना इन राजस्थान एंड उधमपुर इन जम्मू कश्मीर. तो ये जो केशवाना का कैपेक्स है, एक्चुअली इट वाज अ ग्रीनफील्ड कैपेक्स डन बाय द कंपनी. इसके लिए 65 करोड़ का कैपेक्स किया था और ये फैसिलिटी मार्च 2016 में ऑनलाइन आई थी.
तो ये कंपनी जो भी फॉर्मुलेशंस बनाती है, ये लिक्विड, पाउडर और ग्रैन्यूल्स, ये तीनों फॉर्म्स में उनके फॉर्मुलेशंस बेचती है। तो ये लिक्विड्स में टोटल कैपेसिटी तीनों फैसिलिटीज की कंबाइंड इज 30,000 किलोलीटर्स, more than 10,000 tons for powder and more than 27,000 tons for granules। तो ये उनकी टोटल फॉर्मुलेशन की कैपेसिटी हो गई। तो अब जैसा हमने बोला था कि ये जो एग्रोकेमिकल्स फॉर्मुलेशंस का बिजनेस है, ये पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अभी बात करते हैं। तो इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के अलावा 41 वेयर हाउसेस है अक्रॉस इंडिया। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 6,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स आते हैं एंड 50,000 रिटेलर्स आते हैं। तो इस नेटवर्क के मदद से दे रीच आउट टू ऑलमोस्ट 10 मिलियन फार्मर्स अक्रॉस इंडिया विद द हेल्प विद देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कंपनी ने अपने कॉन्कॉल्स में अपने प्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में बात की है। तो कंपनी जो भी प्लेसमेंट करती है, दे डू इट एज पर द डिमांड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर एंड फार्मर, एंड मतलब ज़्यादा प्लेसमेंट वो लोग नहीं करती विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इसकी वजह से चैनल इन्वेंट्री उनका काफ़ी कम रहता है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से वो लोग ये Q1 में काफ़ी डिसेंट रिजल्ट्स पोस्ट कर पाए वर्सेस अदर कंपनीज जिनका चैनल इन्वेंट्री की वजह से रिजल्ट थोड़ा खराब आया है। मुझे लगता है कि क्लोज कंपटीशन ऑफ द बेस्ट एग्रो लाइफ कैन बी अ धानुका, क्योंकि बेस्ट एग्रो भी वही बिजनेस जो है वो फॉलो कर रहा है, विच इज डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस। इसमें वो कुछ अलग जो पेटेंटेड फॉर्मुलेशंस लेके आ रहे हैं, बट यदि आपको एक अच्छे से बिजनेस समझना है दोनों कंपनीज का, तो मुझे लगता है उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यानी उनके डेटर डेज क्या है, यानी उनकी इन्वेंट्री डेज क्या है, क्रेडिटर डेज क्या है और डेटर डेज क्या है। तो इसका समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ धानुका यदि आप देखोगे तो उनका लगभग 4 मंथ्स का इन्वेंट्री डेज होता है। उनके जो रिसीवेबल्स हैं वो मुझे लगता है 60-70 दिन में उनके रिसीवेबल्स आ जाते हैं, विच इज नॉट अ बैड साइन। तो इसके कंपैरिजन में बेस्ट एग्रो में आप देखोगे तो उनका इन्वेंट्री काफी ज्यादा एलिवेटेड होता है, कैश फ्लोज नहीं है वो कंपनी में, तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। तो दैट प्रॉफिटेबिलिटी आई डाउट कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके सेल्स बैक कितने आते हैं। यानी कैसा होता है जनरल इंडस्ट्री में, आपका जो माल है वो मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपको यहाँ पे वो डालना होता है, एंड देन एंड ऑफ द जो सीजन होता है उसमें आपको कितने सेल्स रिटर्न आते हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि एक्चुअल में रेवेन्यू कितना हुआ है एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो ये कंपैरिजन में मुझे लगता है कि धानुका हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड वो हमें उनके नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है। उनके मार्जिन यदि आप देखोगे तो मार्जिन बहुत ही कंसिस्टेंट है फ्रॉम लास्ट अबाउट 7 to 10 years। ये मुझे हार्डली बाकी कोई एक एग्रोकेमिकल कंपनीज में दिखाई दिया है, बिकॉज एक तो उनका जो बिजनेस है वो मोस्टली डोमेस्टिक बिजनेस है, एंड डोमेस्टिक बिजनेस में सबसे बड़ा आप देखोगे तो इशू ये है कि मानसून का है, बिकॉज मानसून भी सिक्लिकल है। 2015 से 17-18 तक आप देखोगे तो इंडिया में ड्रॉट था, तो वो समय में भी ये जो कंपनी है वो एटलीस्ट उन्होंने ज्यादा ग्रो तो नहीं किया बट कुछ डीग्रो भी नहीं किया। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द डोमेस्टिक फोकस एग्रोकेमिकल प्लेयर। So let's continue Aditya with some more details about धानुका का क्या बिजनेस है, and then we'll take ahead from there and एक एक important जो फैक्टर्स है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सिंस कंपनीज प्योर प्ले इनटू ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस, तो ये ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो ये चार्ट पे आप देख सकते हो कि उन्होंने मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्चा किया है। तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ था FY12 में, जो लेके ऑलमोस्ट 80 करोड़ आ गया अभी एज ऑफ FY23। एंड दिस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आप देखोगे तो ओवरऑल दे हैव मेंटेन्ड इट एट अ रेंज ऑफ 5 to 7%। तो ये लोग मार्केटिंग में बेसिकली 5 चीज़ों पे खर्च करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली ऑन द एजुकेशन एंड सेमिनार, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, फ्रीट एंड कार्टेज ऑन STB एंड सेल्स, एंड एक्सपेंसेस फॉर फील्ड असिस्टेंट्स। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं। उसके अलावा दे एम्प्लॉय धानुका डॉक्टर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो धानुका डॉक्टर्स है, ये लोग 1500 धानुका डॉक्टर्स एम्प्लॉय करते हैं ऑन अ नॉर्मल बेसिस, और अगर पीक सीजन रहा तो 2000 भी कर लेते हैं। तो देयर एक्टिविटीज इंक्लूड ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, एजुकेशनल कैंपेन्स एंड ग्रुप मीटिंग्स, सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी लिटरेचर एंड वर्कशॉप सेमिनार्स। तो बेसिकली ये सारे फार्मर एजुकेशन एंड एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, क्योंकि फार्मर को आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट उनको कैसे हेल्प कर सकता है, तब जाके वो लोग यूज करेंगे एंड प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा तो एक ब्रांड रिकॉल डेवलप हो सकता है। तो अनदर पॉइंट और यार आदित्य कि यहाँ पर चैलेंज मुझे लगता है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या है
कि इवन फार्मर एक्चुअली वो सपोज जो प्रोडक्ट है वो 1 या 2 साल यूज करता है, तो यहाँ पे स्टिकीनेस बहुत कम है कंपेयर टू एफएमसीजी विच आई वाज टॉकिंग अर्लियर, कि जनरली फार्मर को फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतना एजुकेटेड नहीं है, इसके वजह से उनको ये जो अलग अलग मे बी डॉक्टर्स हो गए या जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके आते हैं, और इसीलिए स्विचेबल जो कॉस्ट है या जो स्विचिंग कॉस्ट है दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी लो, एंड स्टिकीनेस ये इंडस्ट्री में बहुत कम है। आप जनरली एफएमसीजी कंपनीज में देखोगे तो मैगी जो हम पहले से खा रहे हैं, प्रॉब्ली 10-20 साल से हम मैगी खा रहे हैं, वी आर नॉट शिफ्टिंग टू आईटीसी या सम अदर सेकंड ग्रेड कंपनी वेरी इजीली, बट फार्मर का वैसे नहीं है। सो दैट इज द वेरी वेरी की डिफरेंस, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एग्रोकेमिकल कंपनीज है उनको ये जो फार्मर एजुकेशन है या जो डॉक्टर्स है या बाकी जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है कंपेयर टू एनी एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी कंपनी एक बार आपका ब्रांड बिल्ड हो गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसरप्ट दैट ब्रांड इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट। सो यही आदित्य आई थिंक यू आर डिस्कसिंग कि उनका जो मेजर कॉस्ट आप देखोगे एक्सपेंसेस में, तो ये सारे जो एडवर्टाइजिंग या ब्रांड बिल्डिंग की कॉस्ट है दे आर वेरी वेरी रिकरिंग कॉस्ट, एंड इसमें स्टिकीनेस काफी कम है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वन हैज टू अंडरस्टैंड, जो वैल्यूएशंस को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज क्योंकि कोई भी कंपनी को मार्केट क्या वैल्यूएशन देता है ये आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए, बिकॉज तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। सिर्फ आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तभी मार्केट आप देखोगे, तो जनरली कुछ कंपनीज को वैल्यूएशंस नहीं देता है। डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली केस। एक्चुअली हमको वैल्यूएशंस का कुछ फ्रेमवर्क डेवलप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ कंपनीज के लिए 50p मे नॉट बी अ वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, बट कुछ कंपनीज के लिए प्रोबेबली 10 या 12p आल्सो मे बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेक्टर क्या है, अलग अलग ट्रिगर्स क्या है, और इसीलिए वैल्यूएशंस फ्रेमवर्क्स को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ सिग्निफिकेंट वेल्थ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। ओके, तो ये मार्केटिंग में वो लोग दो तरीके से काम करते हैं, एक तो टीवी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं एंड ऑनलाइन फार्मर इंटरेक्शंस करते हैं। सो रिसेंटली दे हैव आल्सो टाइड अप विद सम डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज एग्रोस्टार, डीहैट, ग्रामोफोन एंड प्लांटिक्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द फार्मर्स। तो अब आते हैं उनकी कोलैबोरेशंस पे। तो दे हैव अ कोलैबोरेशन विद अ वाइड वैरायटी ऑफ एमएनसी क्लाइंट्स। तो ये कोलैबोरेशन शुरू हुई थी 1992 में, पहले ड्यूपॉन्ट के साथ, एंड ओवर द टाइम काफ़ी सारे एमएनसी कस्टमर्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश किया है। तो ये जो एमएनसी कस्टमर्स की लिस्ट है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी गुड मिक्स ऑफ अमेरिकन, यूरोपियन एंड जापानीज क्लाइंट्स, एंड काफ़ी मार्की क्लाइंट्स है इस कस्टमर लिस्ट में। तो ये मॉडल कैसे काम करता है वो अच्छे से समझते पहले। तो as per these technical collaborations, Dhanuka first sources the technical from the MNC client. They also receive the product know-how and as well as the right to manufacture and market these products. तो product know-how के साथ साथ पूरा टेक्नोलॉजी का भी अंडरस्टैंडिंग कंपनी को मिलती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फॉर्मुलेशन। तो इससे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है। तो एमएनसी के पर्सपेक्टिव में उनका एक इंक्रीज ऑफटेक हो जाता है फॉर दैट प्रोडक्ट्स, एंड धनुका के लिए they can get a wide range of products to counter a wide range of pests for the domestic market. तो एक विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ धनुका एंड द एमएनसी क्लाइंट। प्रोडक्ट्स कंपनी भी काफ़ी प्रोडक्ट्स लेके आई है ओवर टाइम, और एग्रोकेमिकल कंपनीज इतने प्रोडक्ट्स क्यों लाते हैं ओवर टाइम वो मैं पिछले वीडियोस में 2-3 बार बता चुका हूँ। तो वो लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आए हैं ओवर टाइम वो यहाँ आप इस टेबल में देख सकते हो। तो कुछ प्रोडक्ट्स की मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। तो उन्होंने FY15 में सेम्परा नाम का एक प्रोडक्ट लाया था। तो जब सेम्परा आने से पहले शुगर केन क्रॉप पे एक साइपेरिटिस रोडेंटस नाम का एक वीड है। तो बेसिकली वीड, देखो कि वीड अटैक करता था, नाम याद नहीं रखे तो भी चलेगा। तो दिस वीड वाज वेरी ऑब्नॉक्शियस, एंड तभी के जो हर्बिसाइड फॉर्मुलेशंस थे वो इस वीड को काउंटर नहीं कर पा रहे थे। तो दैट्स व्हाई दे ब्रॉट इन दिस प्रोडक्ट। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स की जगह फार्मर लेबर यूज कर रहा था तो उसको 6,000 रुपीज पर हेक्टर का कॉस्ट लग रहा था फॉर ट्रीटमेंट। तो ये प्रोडक्ट के आने से वो कॉस्ट केम डाउन टू 5,500 रुपीज पर हेक्टर। ऊपर से जो यील्ड्स थी वो भी इम्प्रूव हो गई, 7 to 12% से यील्ड इम्प्रूव हो गई, एंड इस प्रोडक्ट के लिए डोसेज भी कम लग रहा था पर एकड़, मतलब 36 ग्राम पर एकड़ के स्प्रेइंग से इस प्रोडक्ट का काम हो जा रहा था वर्सेस अदर प्रोडक्ट्स जिनको थोड़ा ज़्यादा डोसेज लग रहा था। तो इनिशियली ये प्रोडक्ट लाया था शुगर केन के लिए जिसकी एकरेजेस थी 5 मिलियन। इवेंचुअली इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस एक्सटेंड की फॉर मेज जिसकी एकरेजेस आर 8 मिलियन।
तो दोनों के लिए कंपनी ये प्रोडक्ट बेचती है, दोनों क्रॉप्स के लिए प्रोडक्ट बेचती है एंड ये प्रोडक्ट को ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम द मार्केट एज पर द कंपनीज कॉन कॉल्स। तो दूसरा प्रोडक्ट है लार्गो। तो इसकी एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। 2019 में फॉल आर्मी वर्म नाम का एक पेस्ट था जिसने ऑल ओवर इंडिया मेज प्रोडक्शन को काफ़ी इम्पैक्ट किया था एंड तभी जो प्रोडक्ट इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट्स थे वो इसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो 2019 में कंपनी ने उनका फॉर्मुलेशन लार्गो इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में। तो लार्गो वाज इफेक्टिव इन द एंटायर ग्रोथ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट्स का एक ग्रोथ साइकिल होता है फ्रॉम द लार्वा टू मैच्योरिटी। तो ये पूरे ग्रोथ साइकिल में लार्गो वाज इफेक्टिव ऑन द पेस्ट एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, इसलिए लार्गो को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन द मार्केट और लार्गो इस फॉल आर्मी वर्म के प्रॉब्लम को अच्छे से काउंटर कर पाया था। तो अभी FY23 की बात करते हैं। तो FY23 में भी इन्होंने कुछ पेस्टिसाइड्स लेके आए। सम ऑफ दोज पेस्टिसाइड्स आर कॉर्नेक्स, ज़ैनेट, डिसाइड, इम्प्लोड, टर्मिनल एंड मेसोट्रैक्स। तो ये जो फॉर्मुलेशंस मैंने जैसे पहले बताया था कि जो भी फॉर्मुलेशंस लेके आते हैं ये लोग टेक्निकल कोलैबोरेशन करते हैं MNC के साथ और उनके मदद से ये लोग लॉन्च करते हैं। तो कॉर्नेक्स की बात करूँ तो इट वाज लॉन्च अंडर द टेक्निकल कोलैबोरेशन विद निसान केमिकल कॉर्पोरेशन। ज़ैनेट की बात करूँ तो इट वाज लॉन्च विद द टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ निप्पॉन सोडा एंड होको केमिकल, जो दोनों जापानीज कंपनीज है। डिसाइड को लॉन्च किया अंडर कोलैबोरेशन विद मित्सुई केमिकल्स। और इम्प्लोड और मेसोट्रैक्स के लिए उन्होंने एज कुछ बताया नहीं है, बट इम्प्लोड इज अ मेज हर्बिसाइड एंड मेसोट्रैक्स इज अ मेज एंड शुगर केन हर्बिसाइड। तो अगेन ये लोग थोड़ा आप देखोगे तो मेज एंड शुगर केन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है, वाइल्स आप PI को कंपेयर करोगे तो उनका राइस एंड कॉटन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि कौन किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये तो पेस्टिसाइड्स हो गए। तो कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं दे हैव देयर ब्रांड नेम बायोलॉजिक। तो उसके अंडर कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसकी मैं जो आप देख सकते हो। तो सम ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आर डाउनिल, स्पोर्निल, वाइटैक्स, माइकॉन्स एंड ओमिनिक्स्ट। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो डाउनिल इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर कंट्रोलिंग डाउनी मिल्ड्यू। तो एक तरह से बायो फंजीसाइड हो गया। स्पोर्निल is used for controlling wilt and rot, and Vitex is used for controlling white grub, termites and borers। तो ये एक तरह से बायो इंसेक्टिसाइड हो गया। तो Q1 FY24 में भी उन्होंने बायोलॉजिकल और एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स लॉन्च किए। तो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लॉन्च किया दैट इज नेमेटैक्स और जो पेस्टिसाइड लॉन्च किया दैट इज डिफेंड। तो नेमेटैक्स की बात करूँ तो नेमेटैक्स इज अ बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड विच इज यूज्ड टू कंट्रोल the rot in tomatoes, brinjals and other crops caused by nematode worms। तो कीड़ा ही होता है बेसिकली, तो उसके अगेंस्ट यूज करते हैं। एंड डिफेंड इज अगेन अनदर इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन विच हैज बीन लॉन्च बाय द कंपनी अंडर टेक्निकल कोलैबोरेशन विद ड्यू पॉइंट। कंपनीज जो इतने नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है तो हाउ डू यू असेस कि इनको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी इनोवेशन टर्नओवर इंडेक्स ITI नाम का एक मेट्रिक है जो ट्रैक करती है। तो ITI इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च इन द लास्ट 4 years और उनका कंट्रीब्यूशन टू द टोटल। तो ये आप ITI का हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकते हो यहाँ पे। तो पीक किया है 20% तक एंड उसके बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो ये ड्रॉप इसलिए हुआ है क्योंकि FY18 के बाद FY19 में कंपनी ने कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च ही नहीं किए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ड्रिप हुआ है एंड अगेन दोबारा इट हैज पिक्ड अप एंड इट हैज रीच टू 19%। तो ITI के स्पेसिफिक उन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है, बट उनका टारगेट यही रहेगा कि एटलीस्ट ये 20% या उससे ऊपर रखे। तो आप देखोगे तो ITI ऑलमोस्ट उनका 15 से 20% रहा है हिस्टोरिकली। रैलीज का मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ कि रैलीज का ITI 2010 तक 30% पे था एंड देन इट सडनली ड्रॉप टू 12-13% एंड उसके बाद वो लोग 20% तक भी नहीं पहुंच पाए। उनका ITI हमेशा 12-13% के रेंज में रहा है। एंड तो इससे आप देख सकते हो कि रैलीज के प्रोडक्ट्स को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला इन द मार्केट एज कम्पेयर टू धनु का, जबकि दोनों FY11 टू FY22 में नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। एंड रैलीज को भी हमने अब तक चैनल पे कवर नहीं किया है, सो प्लीज लेट अस नो कि आपको रैलीज पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो वी विल डेफिनेटली क्रिएट दैट वीडियो
एंड आई थिंक वैल्यू एडुकेटर इज द ओनली चैनल जिसने इतना इन डेप्थ एग्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है या सेक्टर है उसको कवर किया है। अब तक हमने लगभग 9 से 10 कंपनीज सिर्फ यही सेक्टर से कवर किए। पूरे चैनल पे यदि आप देखोगे तो अलग अलग इंडस्ट्री के, अलग अलग सेक्टर के, इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में मोर देन 300 वीडियोस अवेलेबल है। काफी एजुकेशनल वीडियोस है जो आप देख सकते हो। आगे जाके हमारे 2-3 कंपनीज बाकी है ये जो एग्रोकेमिकल सेक्टर में, दैट आल्सो विल कवर। सो लेट अस नो कि आपको नेक्स्ट वीक में कौन सा वीडियो चाहिए। डेफिनेटली विल क्रिएट दैट वीडियो एंड काफी इन डेप्थ वीडियो होगा। तो ये जो वीडियोस है वो थोड़े बोरिंग वीडियो हो सकते हैं, काफी लेंदी वीडियोस भी होते हैं जनरली, क्योंकि हम काफी इन डेप्थ में जाके अंडरस्टैंडिंग करते हैं या एनालिसिस करते हैं। बट यदि आपको आपके हार्ड अर्न मनी इसमें इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो इन डेप्थ। तभी आपको समझ आएगा कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से कंपनी में कभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या जनरली यहाँ पे साइकिल होता है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग, ये कोई रिकमेंडेशन का चैनल नहीं है, इट्स जस्ट अ एजुकेशनल चैनल। बट अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग बिजनेसेस को कैसे स्टडी करना है और कैसे एक्चुअली हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट जनरली वी आर शेयरिंग विथ यू। एंड इसीलिए हम इतना इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं हर एक कंपनी का। एग्रोकेमिकल इज जस्ट अ स्टार्ट, गोइंग अहेड विल बी कवरिंग इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। ऑटो एंड भी हम उतना ही डिटेल में कवर करेंगे, इंजीनियरिंग सेक्टर है, आईटी है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है। वी आर करंटली वर्किंग ऑन दो सेक्टर्स। आगे जाके आपको ये जो सेक्टर्स है इनके स्पेसिफिक अलग अलग बिजनेसेस के बारे में काफी इन डेप्थ जो वीडियोस है वो आपको ये चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। सो मैंने मॉडल बिजनेस मॉडल समझाते वक्त ये बताया था कि धानुका अंडर द टेक्निकल कोलैबोरेशन दे सोर्स द टेक्निकल मॉलिक्यूल और वो लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड पूरा मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स एंड लेट्स सी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सम एंड उनके रिस्पेक्टिव एमएनसीज। तो आप ये टेबल में देख सकते हो कि द लिस्ट ऑफ द एमएनसी क्लाइंट्स एंड कंपनी इनके कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट करती है इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का आप लिस्ट देखोगे तो सम ऑफ दीज आर इन लाइसेंस मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ दीज आर को मार्केटेड मॉलिक्यूल्स। तो इन लाइसेंस मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो कंपनी के कुछ इन लाइसेंस मॉलिक्यूल्स आर डैनफ्यूरॉन, टारगा सुपर, सकोरा, कोनिका, किरारी, निसोडियम, कवर और D1। तो डैनफ्यूरॉन बेयर से इन लाइसेंस किया है, टारगा सुपर निसान केमिकल्स से इन लाइसेंस किया है, सकोरा अगेन निसान केमिकल्स, कोनिका इज फ्रॉम होको केमिकल्स, Kirari is from again Nissan Chemicals, Nisodium is from Nippon Soda, a Japanese company है, Cover is in license from DuPont and D1 is in license from Dow AgriSciences which is an American MNC। तो Cover is again a molecule based on CTPR। तो CTPR as a molecule क्या होता है वो हम बेस्ट एग्रो लाइफ के वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। एंड CTPR में करंटली काफी कंपटीशन भी आ रहा है, जिसके बारे में हमने बेस्ट एग्रो के वीडियो में ही बताया, जो आप देख सकते हो। आई थिंक ये जो मॉलिक्यूल है 2024 में आई थिंक एक्सपायर होने वाला है। 2024 में दिस मॉलिक्यूल विल गो ऑफ पेटेंट। तो दिस प्रोडक्ट इज अंडर पेटेंट राइट नाउ बाय FMC। तो 2024 में इसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। उसके बारे में जो डिटेल्स है आप बेस्ट एग्रो के वीडियो में जाके देख सकते हो। और ये जो कंपैरिजन मैंने किया था FMCG एंड ये जो एग्रोकेमिकल कंपनीज है वो भी मैंने बेस्ट एग्रो के वीडियो में ही डिटेल में कवर किया है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो। इफ़ यू स्टडी द एग्रोकेमिकल सेक्टर तो जो प्लेयर्स है जो डोमेस्टिक बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग ड्रोन्स पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो ये ड्रोन्स का क्या थीम है वो बता देता हूँ। तो धानुका इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन दिस ड्रोन थीम एंड एज पर दिस प्लान दे हैव इन्वेस्टेड 30 करोड़ इन आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये ड्रोन्स की कंपनी, इट इज़ अ लीडिंग ड्रोन्स मैन्युफैक्चरर फॉर एग्रीकल्चर, सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स एंड अदर एप्लीकेशंस। तो 20 करोड़ सितंबर 2021 में इन्वेस्ट किया था एंड रिमेनिंग 10 करोड़ अभी 6 मार्च 2023 को इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे थीम ये है कि इंस्टेड ऑफ मैनुअल स्प्रेइंग यू यूज ड्रोन्स फॉर द पेस्टिसाइड स्प्रेइंग। तो इससे एक तरह से थोड़ी कॉस्ट भी कम हो जाएगी एंड सिंस दिस पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक केमिकल्स तो ह्यूमन एक्सपोजर भी थोड़ा कम हो जाएगा। आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के अलावा they have signed MOUs with a number of universities in India to develop the drone technology for the spraying of pesticides। तो ये थीम धानुका इस पे काम कर रहा है। रैलिस ने भी गरुड़ा एरोस्पेस नाम का एक कंपनी के साथ MOU साइन किया फॉर ड्रोन्स। PI का भी आप पढ़ोगे तो एटलीस्ट उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में दिया है कि दे हैव पायलटेड अ ड्रोन एप्लीकेशन। वो लोग उसकी ज़्यादा बात नहीं करते बट दिस इज द थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ इन द डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो अभी आते हैं उनके केपेक्स प्लान पे जो मैंने आपको बोला था पहले। तो केपेक्स प्लान टोटल 300 करोड़ का है दहेज में। तो इट इज़ अगेन अ ग्रीन फील्ड कैपेक्स।
ये दहेज के लिए लैंड उन्होंने 2013 में ही एक्वायर कर लिया था। तो जो 300 करोड़ का केपेक्स वो लोग दहेज में करने वाले, उसमें लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट नहीं आती। तो ये 300 करोड़ का केपेक्स 2 फेजेस में आ रहा है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में वो लोग फॉर्मुलेशंस लेके आने वाले थे, वो प्लांट ऑनलाइन आ चुका है। फेज 2 में वो लोग टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स लेके आने वाले थे। तो इनिशियल गाइडेंस वाज ऑफ जुलाई 2023, हाउएवर ड्यू टू सम इश्यूज इट गॉट डिलेड। तो अभी वो अगस्त 2023 में ऑनलाइन आने वाला है। उसमें भी ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो दिस प्रोजेक्ट विल बी ओवरसीन बाय मिस्टर कपिल देव गजानन वत्से, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो इस केपेक्स का रैशनल ये है कि टू सेटअप अ टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एज अ पार्ट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो फॉर्मुलेशंस के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं टेक्निकल्स का, और टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स भी ला रहे हैं। तो पूरा एक तरह से अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन बिठा रहे हैं। फिर द कंपनी प्लान्स टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स मेड इन दिस प्लांट टू द जापानीज, अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट्स। द कंपनी ऑल्सो हैज लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस विद द कंपनीज इन दिस मार्केट्स which will help them in developing their export business. तो FY24 में they are expecting revenues of 50 crores from this plant, और उन्होंने उनके कॉन्कॉल्स में बताया कि इस प्लांट से ऑलमोस्ट 350 करोड़ के पीक रेवेन्यूज आ सकते हैं। तो 300 करोड़ के हिसाब से एसेट टन्स लगभग 1.16 आते हैं। तो इस दहेज कैपेक्स का पूरा फंडिंग इंटरनल अप्रूवल से होगा, वो लोग ज़्यादा डेट नहीं लेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर कंपनी इंटरनल अप्रूवल से केपेक्स फंड कर पाती है। सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट 2-3 पॉइंट्स अबाउट धानुका एग्रो। तो यहाँ पे यदि आप देखो तो उनका ये जो केपेक्स है वो तो पहले इंटरनल अप्रूवल से फंड हो रहा है। सेकेंड थिंग इज दैट कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। थर्ड थिंग, उनका वर्किंग कैपिटल भी इतना कुछ खराब नहीं है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में थोड़ा स्ट्रेच ही होता है, उसके कंपेरिजन में उनके जो इन्वेंट्री डेज है दैट इज अबाउट 4 months, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो कंपनी है वो कंसिस्टेंटली बायबैक कर रही है। बिकॉज बायबैक आप तभी कर पाओगे जब भी आपके जो बैलेंस शीट है उसमें कुछ एक्सेस कैश है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग। आप देखोगे तो कंटिन्यूसली लास्ट 5-6 years में उन्होंने पीरियोडिकली जो है वो बायबैक्स किए हैं। तो आई लाइक द कंपनीज विच एक्चुअली डज द बायबैक इंस्टेड ऑफ रेजिंग द कैपिटल, बिकॉज उससे वो दिख जाता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है और वो कितने कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओनली थिंग विच इज आई थिंक मिसिंग इन दिस कंपनी इज थोड़ा ग्रोथ। पहले जब भी ग्रोथ था अराउंड जब भी 2011-12, तभी आप देखोगे तो ये जो कंपनी है वो लगभग 30-35 टाइम्स जो प्राइस टू अर्निंग है उसके आसपास ट्रेड करती थी। करंटली जो कंपनी है वो 15-17 टाइम्स ट्रेड करती है, बिकॉज ग्रोथ यहाँ पे लास्ट 2-3 सालों से या 4-5 सालों से मिसिंग है। एंड इसी वजह से जो वैल्यूएशन से ये कंपनी को थोड़े कम मिल रहे हैं। सपोज आगे जाके कंपनी का ग्रोथ आ जाता है तो मुझे लगता है यहाँ पे री रेटिंग भी आ सकता है ये स्टॉक को। तो ग्रोथ इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट यदि आपको यहाँ पे कुछ 15-17% का CAGR चाहिए तो मुझे लगता है दिस इज नॉट अ बैड स्टॉक या बैड बिजनेस। काफी अच्छे से उन्होंने ये बिजनेस है मुझे लगता है मैनेज किया है। मोस्ट ऑफ द जो क्राइटेरियाज मेरे होते हैं इट इज फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया, इंक्लूडिंग द बायबैक का क्राइटेरिया। डेफिनेटली आई वोंट बी बाइंग दिस स्टॉक बिकॉज मेरा जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है इट इज मच हायर, या एक्चुअल में मुझे जो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन है दैट इज नॉट 15-17%। मुझे एटलीस्ट 25-30-35% के जो रिटर्न्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। एंड ऐसी कंपनीज एक्चुअली अवेलेबल है मार्केट में। वी आर जस्ट स्टडिंग दिस कंपनी सो दैट हमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या उनके सेगमेंट टू सेगमेंट के कौन कौन सी अलग अलग कंपनीज क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जिससे हमें कंपटीशन समझ जाता है। इसीलिए हम ये जो अलग अलग कंपनीज है वो स्टडी करते हैं एंड हमारा जो स्टडी है वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी हम ये वीडियो को कंक्लूड करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है एंड कंपनी में क्या क्या अलग अलग रिस्क हो सकती है। ओके, सो कंपनी, मैंने जैसा आपको बोला कि वो लोग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है अंडर देन ब्रांड नेम बायोलॉजिक। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से उन्होंने गाइडेंस दिया है कि कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे ऑफ 5% इन द नेक्स्ट 3 years। द कंपनी हैज स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज फॉर देयर करंट पोर्टफोलियो फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट एंड द कंपनी प्लान्स टू यूज दीज लीड्स टू सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द दहेज प्लांट। The company has added an export manager and they plan to ramp up their export business in both regulated and unregulated markets। तो दहेज प्लांट के साथ साथ वो लोग एक्सपोर्ट मैनेजर को भी लेके आए। दैट मीन्स कि वो लोग डोमेस्टिक से थोड़ा एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहते हैं, थोड़ा वो लोग सीरियस है एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके। तो दहेज प्लांट का एक और रैशनल ये था कि दे वांटेड टू मैन्युफैक्चर द पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द जापानीज कस्टमर्स।
तो आई थिंक मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में ये बताया कि वन ऑफ द क्राइटेरियाज द एमएनसीज लुक फॉर व्हेन यू आर फॉर गिविंग योर बिजनेसेस वेदर यू हैव द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर टेक्निकल्स। तो धानु का पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर तो करना चाहता था पर टेक्निकल्स का प्लांट नहीं था, इसलिए वो लोग ये टेक्निकल्स का प्लांट सेटअप कर रहे। तो ऐसा नहीं होगा कि अगस्त 2023 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया तो तुरंत पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। Initially, they will have to first demonstrate their capabilities by manufacturing the generic molecules. तो generic molecules में they will start with the manufacturing of bifenthrin and lambda cyhalothrin. At least initially इससे शुरू करेंगे। वो लोग ने प्लान किया है कि जापानीज कस्टमर्स के लिए they will arrange a plant visit, थोड़ा उनको भी बताएंगे, थोड़ा कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एंड एक 4-5 साल में आई थिंक दे शुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पेटेंटेड मॉलिक्यूल। इट माइट बी लॉन्गर जर्नी आल्सो आदित्य, बिकॉज यदि आपने भारत रसायन का देखा होगा तो भारत रसायन हैज बीन इन अ टेक्निकल एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम प्रोबब्ली सिंस इट व्हाट स्टार्टेड हिज बिजनेस, एंड रिसेंटली 1-2-3 साल पहले उन्होंने जो जापानीज कस्टमर है उनको ऑनबोर्ड किया था, विच इज बेसिकली द इनोवेटर। तो ये कंपनी तो अभी फिलहाल में जस्ट चालू कर रही है उनका टेक्निकल्स का प्लान। डेफिनेटली उनके जो कस्टमर्स है उसमें से कुछ कस्टमर्स जो है वो इनोवेटिव या इनोवेटर कंपनीज है, सो वी हैव टू सी एक्चुअली कि कितना टाइम जाता है, बट अकॉर्डिंग टू माय ओन अंडरस्टैंडिंग कि इसको काफी टाइम जा सकता है, बिकॉज इमीडिएटली कोई भी इनोवेटर जो है वो आपको उनके जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स है वो नहीं देता है, बिकॉज उसमें काफी एक हाई रिस्क हो सकता है, एंड प्लस आपके पास क्या मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी है दैट आल्सो दे हैव टू सी, बिकॉज करंटली जो कंपनी है वो सिर्फ फॉर्मुलेशन फोकस्ड ही कंपनी है, एंड एज आई सेड कि फॉर्मुलेशन को मैन्युफैक्चर करना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। रियल गेम इज क्रिएटिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बट मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट है वो कंप्लीटली अलग हो जाता है टेक्निकल से, इंटरमीडिएट्स का मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो मैंने प्रीवियसली बोला था कि डोमेस्टिक मार्केट में कुछ थीम्स चल रही है, तो वन इज द ड्रोन्स का थीम। कुछ कंपनीज है जो सीड्स बिजनेस पे फोकस कर रही है, तो राइट नाउ कंपनी का मेजर फोकस इज ऑन द drones and other precision technologies as compared to the seeds business। उन्होंने गाइडेंस ये दिया है कि अभी तो हम ड्रोन्स और ये बाकी प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज पे फोकस कर रहे हैं, अगर सीड्स बिजनेस उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा तो वो लोग सीड्स बिजनेस का भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उनका मैंने एक प्रोडक्ट आपको बताया था मोर्टार, जो इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन है। इट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स फॉर द स्टेम बोरर एंड लीफ हॉपर इन पैडी। तो पैडी में इसका एप्लीकेशन है, एंड दे प्लान टू एक्सटेंड देयर एप्लीकेशन टू शुगर केन क्रॉप्स विच आर अटैक्ड बाय शुगर केन बोरर, स्टेम बोरर एंड लीफ हॉपर। तो ये टोटल पेस्ट की जो है, इस टोटल पेस्ट सेगमेंट की मार्केट साइज 4,000 करोड़ की है। इस मार्केट सेगमेंट में दे कॉम्पीट विद द CTPR बेस्ड ब्रांड ऑफ FMC। तो मोर्टार में CTPR नहीं होता, सिर्फ मार्केट सेगमेंट में दे विल कॉम्पीट विद द CTPR बेस्ड ब्रांड ऑफ FMC। तो अभी आते हैं रिस्क पे। तो सिंस कंपनी राइट नाउ इज ओनली इनटू द डोमेस्टिक मार्केट, तो डोमेस्टिक मार्केट में मानसून इज द बिगेस्ट रिस्क, जो एक सीजनलिटी रिस्क है, एंड सेकेंड रिस्क इज रेगुलेटरी रिस्क। तो कंपनी के सपोज कोई प्रोडक्ट्स है जो बैन हो गए तो कंपनी को थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उनके बिजनेस में। तो बैन इज नथिंग न्यू इन द एग्रोकेमिकल्स, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो राइट नाउ दीज आर द टू प्राइमरी रिस्क फेस्ड बाय द कंपनी। राइट, सो ये जैसे कि हमने धानुका को काफ़ी डिटेल में कवर किया या अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया, वैसे ही हम माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज को भी एनालाइज करते हैं। इसके रिलेटेड हमने एक माइक्रो कैप क्लब बनाया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें अब तक हमने लगभग 18 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया था और हमें लगभग लास्ट 1 ईयर में मोर देन 75% रिटर्न्स मिले हैं। ये कोई भी रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, यहाँ पे हम हमारा रिसर्च शेयर करते हैं, हमारा स्कटलबट जो है, यानी हम एक्चुअल में ऑन ग्राउंड जाके प्लांट विजिट करते हैं, प्रमोटर से मिलते हैं, उनके कॉम्पिटिटर से, उनके कस्टमर सप्लायर से मिलते हैं, एंड देन वी अंडरस्टैंड मोर एंड मोर अबाउट बिजनेस कैसे चलता है, बिकॉज बिजनेस आपको अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक बार बिजनेस आपको समझ गया, देन वो बिजनेस में क्या क्या ट्रिगर्स आ सकते हैं, और जैसे ही वो ट्रिगर आता है वो बिजनेस में, जनरली ये जो बिजनेस है उनको री रेटिंग आ जाता है। तो री रेटिंग आने के पहले आपको खरीदना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है या एनालिसिस है वो हम हमारे माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। हमने काफ़ी उसमें रिपोर्ट्स लिखे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग मैनेजमेंट्स है माइक्रो साइज या स्मॉल साइज की कंपनीज, उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। और ऐसे हमने अब तक लगभग 15+ मैनेजमेंट्स को होस्ट किया है,
लगभग 45-50 रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखे हैं हमने, काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स को कवर किया है। बट ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वी डोंट सजेस्ट या रिकमेंड आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो यदि आपने अब तक माइक्रोकैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको धानुका का ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो भी, बट हमने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया। लगभग हमने अब तक 10 स्टॉक्स को एग्रोकेमिकल सेक्टर से कवर किया है। जो बचे हुए 4-5 स्टॉक्स है दैट आल्सो विल बी कवरिंग। तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट कौन से स्टॉक्स पे एक डिटेल वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको रैलिस चाहिए या इसके अलावा एमको पेस्टिसाइड बचा है या ऐसे 2-3 स्टॉक्स बचे हैं। तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको कौन से स्टॉक्स पे एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए। डेफिनेटली हम एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग या डिटेल जो वीडियो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऐसे वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। सो डोंट मिस दिस वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock। एंड हमारा मोस्टली जो फोकस होता है वो स्मॉल एंड माइक्रो साइज की जो कंपनीज है उन पर ही होता है। सो नेक्स्ट वीक 11 o'clock को मिलते हैं विथ वन सच डिटेल वीडियो।